जय हिंद दोस्तों, मैं अभिलाष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ विनय में। हम भारतीय भूगोल की कक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज हम हिमालय पर्वत के बारे में पूरी डिटेल से विस्तृत जानकारी अर्जित करेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने ट्रांस हिमालय को पूरा अच्छी तरीके से कवर कर लिया था। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी हिमालय पर्वत की विशेषताओं पर रहेगी कि हिमालय पर्वत बना कैसे, निर्माण की प्रक्रिया मैंने आपको समझा दिया था। अब इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए आज का वीडियो हम आरंभ करते हैं हिमालय पर्वत से। देखिए, हिमालय पर्वत, सबसे पहले नाम आता है हिमालय। हिमालय पर्वत को हिमालय क्यों कहा जाता है? हिमालय पर्वत को हिमालय क्यों कहा जाता है? तो हिमालय पर्वत का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो दो शब्द बनेंगे, हिम धन आलय। हिमालय जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, हिम धन आलय। हिम का अर्थ होता है बर्फ, हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ, और आलय का मतलब होता है आवास। आलय का मतलब क्या होता है? आवास, ठीक, या घर। तो अगर दोनों चीज़ों को जोड़ दिया जाए, बर्फ और आवास, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकल के आएगा? हिम का आवास या हिम का घर या बर्फ का घर। तो हिमालय शब्द हिम धन आलय इन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बर्फ का आवास या बर्फ का घर। तो बात आती है कि जो बर्फ है ये कैसे हिमालय में बर्फ का घर बन गया। ठीक, तो मैंने कई बार बताया था आप लोगों को कि भारत के उत्तरी क्षेत्र पर अत्यधिक ऊंचाई वाले 5500 मीटर से अधिक ऊंचाई क्षेत्र की पहाड़ियां पाई जाती हैं, जिसमें हिमपात होता है, हिम वर्षा होती है, जिस कारण ये पहाड़ियां पूर्णतः किससे ढकी हुई होती हैं? बर्फ से ढकी हुई होती हैं। तो हिमालय जो पर्वत है ये कैसा होता है? हिमाच्छादित होता है, यानी बर्फ से ढका होता है। इस कारण इसे हम क्या कहते हैं? हिमालय पर्वत कहते हैं। तो बर्फ से ढके होने के कारण, बर्फ का आवास होने के कारण हिमालय को क्या कहा जाता है? हिमालय पर्वत कहा जाता है। बात आती है हिमालय पर्वत के विस्तार की। तो हिमालय पर्वत विस्तृत कहाँ है? तो दुनिया में 7 महाद्वीपों का विस्तार है। इन 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका एशिया महाद्वीप। तो आपके एशिया महाद्वीप में क्या है? इसका विस्तार है। हिमालय पर्वत विस्तृत कहाँ है? तो एशिया महाद्वीप में विस्तृत है। ठीक, तो विस्तार पूछे कि किस महाद्वीप में है? तो एशिया महाद्वीप में। ठीक, अब ये बर्फ से ढका होता है, यानी हिम आच्छादित है। ठीक, अब बात आती है कि कितने देशों में इसका विस्तार है। हिमालय पर्वत का विस्तार कितने देशों में है? तो हिमालय पर्वत अगर देखा जाए तो कुल आपके लगभग 5 देशों में इसका विस्तार कुल कितने देशों में है? 5 देशों में है। मुख्यतः अगर देखा जाए तो मुख्यतः आपके भारत, भूटान और नेपाल में इसका विस्तार देखने को मिलता है, लेकिन कुछ हिस्सा आपके चाइना और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में भी प्राप्त होते हैं। ठीक, तो बात आती है विस्तार एशिया महाद्वीप में, और कितने देशों में है? तो 5 देशों में विस्तृत है। एशिया महाद्वीप के 5 देशों में हिमालय पर्वत का विस्तार है। कौन कौन से देश? तो सबसे पहला आप देख सकते हैं भारत। भारत में हिमालय पर्वत का सबसे ज़्यादा विस्तार, सर्वाधिक विस्तार पूछे तो कहाँ है? आपके भारत में 55% हिमालय पर्वत का विस्तार कहाँ है? आपके भारतीय क्षेत्र पर है। ठीक, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक विस्तार हिमालय पर्वत का कहाँ है? आपके भारत में। दूसरे नंबर में है क्या? आपका नेपाल। नेपाल में 30%। नेपाल में हिमालय पर्वत का कितना विस्तार है? कुल क्षेत्रफल का 30% हिमालय पर्वत का नेपाल में विस्तार है। तीसरे नंबर में आपका भूटान। तीसरे नंबर में क्या है आपका? भूटान। भूटान में लगभग कितने परसेंट? 10%। और चाइना और पाकिस्तान मिलाकर टोटल कितने परसेंट विस्तार है? 5%। सबसे कम पूछे हिमालय पर्वत का विस्तार तो पाकिस्तान सबसे कम, और सबसे ज़्यादा कहाँ है? आपके भारत में 55%। तो मैंने बताया कि हिमालय पर्वत एशिया महाद्वीप में विस्तृत है, और एशिया महाद्वीप के मुख्यतः 5 देशों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। भारत में 55%, दूसरे नंबर में है नेपाल में 30%, फिर तीसरे नंबर में है आपका भूटान में हिमालय पर्वत का 10%, तथा चाइना और पाकिस्तान मिलाकर टोटल 5%। टोटल इस प्रकार हिमालय पर्वत के संपूर्ण 100% का विस्तार है कुल 5 देशों में। सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो आपके भारत देश में
इसका विस्तार है और सबसे कम इसका कहाँ विस्तार है, आपके पाकिस्तान वाले क्षेत्र में विस्तार है। आई बात समझ में। अब बात आती है कि भारत में सबसे ज़्यादा हिमालय पर्वत का विस्तार है, लगभग 55% क्षेत्र में इसका विस्तार है। तो भारत में किन किन क्षेत्रों में हिमालय पर्वत विस्तृत है, ये भी जानना आवश्यक है कि भारत के किन किन क्षेत्रों में हिमालय पर्वत का विस्तार है। तो सबसे पहले याद रखिएगा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, भारत में इसका विस्तार कहाँ है, तो सबसे पहले याद रखना है आपको जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। दूसरे नंबर में है आपका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। तीसरे नंबर में है आपका हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश। चौथे नंबर में है पीबी, पीबी का मतलब होता है पंजाब, पीबी का मतलब क्या होता है, पंजाब। तो देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, और हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम, ये क्षेत्र हो गए आपके राज्य। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश और राज्य कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 केंद्र शासित प्रदेश, 6 राज्य, 2 यूनियन टेरिटरी और 6 राज्य, 6 स्टेट। हिमालय पर्वत का मुख्यतः भारत में विस्तार कितने क्षेत्रों में है, तो आप याद रखिएगा 2 केंद्र शासित प्रदेश और 6 राज्यों में इसका विस्तार है। कौन कौन से क्षेत्र, तो जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम, इतने क्षेत्रों में हिमालय पर्वत का भारत में विस्तार है। अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि भारत में हिमालय पर्वत का 55% विस्तार है, जो कि सर्वाधिक है। पूरी दुनिया में सर्वाधिक हिमालय पर्वत कहाँ विस्तृत है, आपके भारत में 55%। ये एक चीज़ क्लियर है, कितने क्षेत्रों में, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश और 6 राज्य। इसके अवशेष के रूप में अगर बात की जाए, हिमालय पर्वत अवशेष रूप में कुछ थोड़ी बहुत भाग इसका नागालैंड में भी है, कुछ थोड़ी हिस्सा इसका मणिपुर में है, थोड़ी बहुत हिस्सा मिजोरम में है। नागा की पहाड़ी, मिजो की पहाड़ी, ये आपकी थोड़ी बहुत नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में है। बाकी मुख्य विस्तार आपके इतने क्षेत्रों में है। अगर अन्य क्षेत्र पूछ ले तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन क्षेत्रों में भी हिमालय पर्वत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन्हें हम पूरब की पहाड़ियाँ टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक, अब बात आती है कि कुल भारत के क्षेत्र का, भारत के कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है आपके संपूर्ण भारत की भूमि का। ठीक, संपूर्ण भारत की भूमि का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर। इस 32,87,263 किलोमीटर के क्षेत्रफल का 16.3% क्षेत्र में किसका विस्तार है, तो हिमालय पर्वत का विस्तार है। भारत के कुल क्षेत्रफल के 16.3% क्षेत्र में किसका विस्तार है, हिमालय पर्वत का विस्तार है। ये मैं जो जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ, इतनी बेसिक जानकारी है कि आपको ना तो जल्दी किसी पुस्तक में प्राप्त होगी और ना ही किसी कंटेंट, किसी यूट्यूब के वीडियो में प्राप्त होगी। एकदम मैंने बेसिक से चीज़ों को उठाया है और हर टॉपिक को एकदम विस्तार से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या बताया, हिमालय को हिमालय क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पर्वत हिमाच्छादित है, बर्फ से ढका हुआ है, क्योंकि यहाँ हिम वर्षा होती है। यहाँ क्या होती है, हिमवर्षा होती है। इस कारण इसे हम बर्फ का घर या बर्फ का आवास वाला क्षेत्र कहते हैं। विस्तार है इसका एशिया महाद्वीप में। कितने देशों में विस्तृत है, तो लगभग 5 देशों में विस्तृत है। भारत में 55%, नेपाल में 30%, भूटान में 10%, चाइना और पाकिस्तान के 5% क्षेत्र में, दोनों को मिलाकर। सर्वाधिक है आपके भारत में और सबसे कम है पाकिस्तान में। ठीक, भारत के कितने क्षेत्रों में विस्तृत है, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश और 6 राज्य। ये पॉइंट लिखते चलिएगा कि भारत में हिमालय पर्वत कितने क्षेत्रों में विस्तृत है, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश और 6 राज्य। 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। और कुछ क्षेत्र हैं जैसे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इनमें भी इसका कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्र में हिमालय पर्वत का विस्तार है,
भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने % क्षेत्रफल में हिमालय पर्वत का विस्तार है? तो याद रखिएगा 16.3% क्षेत्रफल में। ठीक, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर अगर भारत का क्षेत्रफल है तो इसका 16.3% क्षेत्र में किसका विस्तार है? हिमालय पर्वत का विस्तार। भारत में इसकी लोकेशन क्या है? तो भारत में पूर्वोत्तर में कह सकता हूँ, पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसका विस्तार है? भारत के हिमालय पर्वत का विस्तार है। उत्तर पूर्व चाहे बोल दीजिए चाहे पूर्वोत्तर बोल दीजिए। तो भारत के उत्तर, ये पूर्वी, तो भारत के उत्तर और पूर्वी क्षेत्र में किसका विस्तार है? आपके हिमालय पर्वत का विस्तार। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। इसकी भौगोलिक स्थिति अगर हम देखते हैं, भौगोलिक रूप से कहाँ स्थित है, तो भौगोलिक रूप से आपको पता है कि भारत के उत्तर में यहाँ पास मैंने एक पहाड़ी बताई थी, एक पर्वत बताया था, ट्रांस हिमालय। हम क्या पढ़ रहे हैं? भारत का भौगोलिक स्थिति। तो भौगोलिक स्थिति में आप देखिए कि हिमालय पर्वत के उत्तर में क्या है? ट्रांस हिमालय, और यहाँ पास क्या है? तिब्बत का पठार, तिब्बत पठार। यहाँ पास है आपका तिब्बत पठार और यहाँ पास क्या है? ट्रांस हिमालय। तो हिमालय पर्वत के उत्तर में तिब्बत पठार और ट्रांस हिमालय, और हिमालय पर्वत के दक्षिण में यदि हम आते हैं, हिमालय पर्वत के यदि दक्षिण की बात की जाए इस क्षेत्र में, तो दक्षिण वाले हिस्से पर आपके इस क्षेत्र पर ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं इसे हम कहते हैं गंगा यमुना, और ये क्षेत्र कहलाता है ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र मैदान। तो हिमालय पर्वत के उत्तर में ट्रांस हिमालय व तिब्बत का पठार विस्तृत है, और हिमालय पर्वत के दक्षिण में गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र के मैदान का विस्तार है, और ब्रह्मपुत्र के मैदान का विस्तार है। तो हिमालय पर्वत भौगोलिक रूप से किन क्षेत्रों के मध्य विस्तृत है? तो याद रखिएगा ट्रांस हिमालय व आपके तिब्बत के पठार के दक्षिण में, और गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र मैदान के उत्तर में हिमालय पर्वत का विस्तार है। और हिमालय पर्वत के उत्तरी क्षेत्र पर ट्रांस हिमालय और तिब्बत का पठार, और दक्षिणी क्षेत्र पर गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र के मैदान का विस्तार है। तो वही चीज़ मैंने आगे लिख रखा है भौगोलिक स्थिति। तो भौगोलिक स्थिति में ट्रांस हिमालय और तिब्बत के पठार के दक्षिण में है हिमालय, और गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र के मैदान के उत्तरी क्षेत्र में इसका विस्तार है, मतलब इन क्षेत्रों के मध्य में इसका विस्तार है। क्लियर हो गया? फिर आगे बढ़ते हैं कि हिमालय पर्वत निर्मित कैसे हुआ। तो इस चीज़ को मैंने हिमालय पर्वत का जब निर्माण पढ़ाया था उसमें मैंने कोबर का भूसन्नति सिद्धांत बताया था, हेरी हेंस का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बताई थी। तो मैंने उस पर आपको यूरेशियन प्लेट और इंडिक प्लेट का जिक्र किया था। तो अगर निर्माण की बात की जाए कि हिमालय पर्वत बना कैसे है, तो याद रखिएगा अंगारा लैंड की यूरेशियन प्लेट, अंगारा लैंड की यूरेशियन प्लेट तथा गोंडवाना लैंड की इंडिक प्लेट के टकराने, अंगारा लैंड की यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना लैंड की आपकी इंडिक प्लेट के टकराने और टेथिस सागर में जमा अवसाद के उठने या उस पर वलन पड़ने से किसका निर्माण हुआ? हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। मैंने आपको बताया था कि ऊपर थी यूरेशियन प्लेट और नीचे क्या थी? इंडिक प्लेट, और बीच में टेथिस सागर में यहाँ पास अवसाद जमा था। ये दोनों प्लेटें जब आपस में टकराई, ठीक है, ये दोनों प्लेटें आपस में टकराई तो बीच में जमा अवसाद ऊपर उठ गया और उस पर इस प्रकार का वलन पड़ गया, इस प्रकार का क्या पड़ गया? वलन पड़ गया। ठीक, तो हिमालय पर्वत के निर्माण की बात की जाए तो अंगारा लैंड की यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना लैंड की इंडिक प्लेट के टकराने और टेथिस सागर में जमा अवसाद के उठने या वलन पड़ने से इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। तो वही चीज़ आगे लिखी हुई है कि इसका निर्माण कैसे है। तो यूरेशियन प्लेट अंगारा लैंड की प्लेट है और इंडिक प्लेट गोंडवाना लैंड की प्लेट है। जब ये दोनों टकराती हैं तो टेथिस सागर में जमा अवसाद में वलन पड़ जाता है, अर्थात ये उठ जाती है और यही क्या बन जाता है? किसका रूप ले लेता है? हिमालय पर्वत का। ठीक, तो हिमालय पर्वत क्या है? याद रखिएगा दबाव अवसाद के उठने से बना पर्वत है। ठीक, और कैसा पर्वत है? वलित पर्वत, मतलब इनमें वलन पाए जाते हैं। ठीक, तो अगली लाइन लिखी हुई है कि हिमालय जो है, जो हिमालय पर्वत है विश्व का सबसे नवीन,
हिमालय पर्वत विश्व का सबसे नया या नवीन मोड़दार, आप देख सकते हैं कि ये ऐसे, ये पहले ऐसे श्रेणियाँ आ रही हैं ऐसे, तो ये क्या है मोड़दार, और इनमें क्या पाए जाते हैं वलन, ये क्या है इस पे, ये वलन है, ये वलय पाए जाते हैं। ठीक, ये क्या देख रहे हैं आप, वलय। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हिमालय पर्वत विश्व का सबसे नवीन यानी सबसे नया वलित मोड़दार पर्वतमाला है। ठीक, तो वही चीज यहां पास लिखा है कि हिमालय विश्व का सबसे नवीन मोड़दार व वलित पर्वतमाला है। तो याद रखिएगा सबसे नया पर्वत भाग विश्व का कौन सा है जिसका निर्माण जारी है, तो आपका हिमालय पर्वत कैसा है, ये तो मोड़दार है, और कैसा इसमें क्या पाए जाते हैं, वलन पाए जाते हैं, तो वलित मोड़दार पर्वतमाला है। ठीक, अवसाद में दबाव पड़ने के कारण ऊंचाई। अब एक बात और याद रखिएगा, हिमालय पर्वत दुनिया का एकमात्र ऐसा पर्वत है जिसकी निर्माण की प्रक्रिया वर्तमान में जारी है। हिमालय पर्वत दुनिया का एकमात्र पर्वत है जिसकी निर्माण की प्रक्रिया आज भी जारी है। ऐसा ये इसलिए है, आज भी इंडिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे की दिशा में गतिशील हैं, और जितना ये एक दूसरे के करीब जाती हैं उतना इनके मध्य जमा अवसाद लगातार उठते जाता है, जिस कारण हिमालय पर्वत की ऊंचाई लगातार बढ़ते जाती है। ठीक, तो आपने सुना होगा कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई धीरे से बढ़ गई है, तो बढ़ने का कारण यही है कि जब ये दोनों प्लेट दबाव देती हैं तो आज भी अवसाद जो मध्य में जमा है वो क्या हो जाता है, उठ जाता है, ये ऊपर की ओर उठ जाता है। तो हिमालय पर्वत दुनिया का एकमात्र पर्वत है जिसके निर्माण की प्रक्रिया आज भी जारी है और जिसकी ऊंचाई लगातार बढ़ते जाती है, और ये दुनिया का सबसे नया वलित मोड़दार पर्वत शिखर है। आई बात समझ में? तो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये पूरा का पूरा हमने क्लियर कर लिया। अब आते हैं आगे। अब याद रखिएगा एक चीज़ और, हिमालय पर्वत पश्चिम से पूर्व दिशा में विस्तृत, हिमालय पर्वत पश्चिम से पूर्व दिशा में विस्तृत दुनिया का सबसे लंबा पर्वत है। हिमालय पर्वत पश्चिम से, ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है कि कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि पश्चिम से पूर्व दिशा में विस्तृत दुनिया का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है। तो पश्चिम से पूर्व दिशा में विस्तृत दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है आपकी हिमालय पर्वत। ठीक, जिसका विस्तार कहाँ है, आपके एशिया महाद्वीप में। ठीक, अब आपसे एक प्रश्न पूछ ले कि विश्व का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है। हमने अभी क्या डिस्कशन किया, पश्चिम से पूर्व दिशा में। अगर यहीं पास एक प्रश्न पूछ लिया जाए कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, तो दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है इंडीज पर्वतमाला। कौन सी, इंडीज पर्वतमाला, जिसका विस्तार आपके दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। जिसका विस्तार कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। तो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है इंडीज पर्वत श्रृंखला, जिसका विस्तार दक्षिणी अमेरिका में है। दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है आपकी रॉकी पर्वत श्रृंखला, जिसका विस्तार आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक, और ये दोनों ऐसी श्रृंखलाएं जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत है। देखिए, ये है, मान लीजिए आपका, ये है आपका उत्तरी अमेरिका और ये है आपका दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पास उत्तरी अमेरिका के इस किनारे किनारे में जो पर्वतमाला विस्तृत है उत्तर से दक्षिण की ओर, उसे हम कहते हैं रॉकी। उसे हम क्या कहते हैं, रॉकी पर्वतमाला। और ये है आपकी, ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका। ये है आपका दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के किनारे में ऐसे जो मोड़दार वरित उत्तर से दक्षिण की ओर जो पर्वतमाला विस्तृत है उसे हम कहते हैं इंडीज पर्वतमाला। तो इंडीज पर्वतमाला उत्तर से दक्षिण के दिशा में विस्तृत है और ये कहाँ है, आपके दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, और ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है। दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है रॉकी पर्वतमाला, जिसका विस्तार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है और ये भी उत्तर से दक्षिण दिशा में विस्तृत है। लेकिन हिमालय पर्वत पश्चिम से पूर्व दिशा में विस्तृत दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ठीक, और डायरेक्ट पूछ ले सबसे लंबी दुनिया की, तो इंडीज है, कहाँ है, आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। तो ये सारे पॉइंट लिखते चलिएगा फैक्ट के रूप में। आगे बढ़ते हैं हम।
अब आगे समझिए, ये लिख दिया हूं मैं। पश्चिम से पूर्व में विस्तृत विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है और उत्तर से दक्षिण में इंडीज और रॉकी, ये सबसे लंबी पर्वतमाला है। और इंडीज दुनिया की सबसे लंबी है और दूसरी लंबी है रॉकी। अब एक और प्रश्न है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है आपकी हिमालय पर्वत। दुनिया की सबसे ऊंची, सबसे लंबी कौन सी है? इंडीज, दूसरी है रॉकी, पश्चिम से पूर्व दिशा में है हिमालय पर्वत। लेकिन वो आपसे प्रश्न क्या पूछ ले कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो हिमालय पर्वत दुनिया की सबसे ऊंची और पश्चिम से पूर्व दिशा में विस्तृत सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। आई बात समझ में? फिर अगली लाइन क्या लिखी है? इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसकी औसत, इसमें पाए जाने वाले जो शिखर है, इस हिमालय पर्वत में जो पाए जाने वाले जो शिखर है, जो पर्वत चोटियां हैं, उन सभी पर्वत चोटियों की एवरेज अगर ऊंचाई की बात की जाए तो औसतन ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर। उनकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। तो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है हिमालय, जो कि पश्चिम से पूर्व दिशा में विस्तृत दुनिया का सबसे लंबा पर्वत है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? याद रखिएगा, 6100 मीटर। इनमें पाए जाने वाले पर्वत एवरेज कितने ऊंचे हैं? 6100 मीटर। इसकी चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई का मतलब ये कितना है? ऊपर से लेकर नीचे तक ये चौड़ाई कितनी है? तो इस पर्वत की चौड़ाई है 200 से लेकर 400 किलोमीटर। 200 से लेकर 400 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है और औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर। ठीक। अब बात आती है कि जो हिमालय पर्वत पश्चिम से पूर्व दिशा में विस्तृत है, इसकी लंबाई कितनी है? तो याद रखिएगा, पुस्तकों में आंकड़ा दिया रहता है 2500 किलोमीटर, तो वो भी सही आंकड़ा है। इसकी जो लंबाई है लगभग 2400 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर के लगभग। हिमालय पर्वत पश्चिम से पूर्व दिशा में विस्तृत है। इसकी जो लंबाई है 2400 से 2500 किलोमीटर। कितनी? 2400 से 2500 किलोमीटर। पुस्तकों में 2500 किलोमीटर है, तो हाँ, लगभग इसकी जो लंबाई है 2500 किलोमीटर के लगभग है। ठीक। तो हमने क्या पढ़ा कि पश्चिम से पूर्व विस्तृत विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, उत्तर से दक्षिण में विस्तृत दुनिया की सबसे लंबी इंडीज और रॉकी, और सबसे लंबी भी इंडीज है और दूसरे नंबर में रॉकी है। ठीक। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी है। ठीक। और दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी पूछ ले तो ट्रांस हिमालय। पहला प्रश्न, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला, और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला तो ट्रांस हिमालय, क्योंकि उस पर गार्डविन ऑस्टिन K2 शिखर पाया जाता है। आया समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। इसकी औसत ऊंचाई है 6100 मीटर। इसकी जो चौड़ाई है हिमालय पर्वत की 200 से लेकर 400 किलोमीटर के लगभग है। ठीक। और इसकी लंबाई पश्चिम से पूर्व है 2400 से 2500 किलोमीटर। 2400 से 2500 किलोमीटर। आगे लिखा है कुल शिखर, मतलब ये जो हिमालय पर्वत है इस पे टोटल कितनी पर्वत शिखर पाए जाते हैं, मतलब कितनी चोटियां पाई जाती हैं। तो छोटी बड़ी मिलाकर, छोटी पर्वत श्रेणी, छोटी पर्वत चोटी और बड़ी पर्वत चोटी, इन सबको अगर मिला दिया जाए तो हिमालय पर्वत में लगभग 13,857 चोटियां पाई जाती हैं। पीक जो हैं कितने पाए जाते हैं हिमालय में? तो छोटी और बड़े पीक को भी मिला दिया जाए तो लगभग कितने हैं? 13,857 पीक पाए जाते हैं, चोटियां पाई जाती हैं। और इन 13,857 में लगभग 100 पर्वत चोटी ऐसी हैं जो अधिक ऊंचाई है, जिनकी ऊंचाई अधिक है। तो कुल पर्वत शिखर या कुल चोटियां कितनी हैं हिमालय पर्वत में? तो लगभग 13,857। और मुख्यतः इस पे ऊंचे शिखर कितने हैं? तो मुख्यतः इसमें जो ऊंचे शिखर हैं 100 के लगभग है। ठीक। तो ये दोनों आंकड़ा आप दिमाग में रखिएगा। इसकी लंबाई 2500 पुस्तकों में दिया रहता है और लगभग 2500 के लगभग है। 2400 से 2500 के लगभग है। चौड़ाई है 200 से 400 किलोमीटर, औसत ऊंचाई है 6100 मीटर।
अब बात आती है कि ये सारी चीज़ें आपके हिमालय पर्वत की विशेषताओं के रूप में कि पश्चिम से पूर्व दिशा में सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, औसत ऊंचाई 6100, चौड़ाई 200 से 400 किलोमीटर, कुल शिखर 13,857, ऊंचे शिखर 100। ये सारी की सारी चीज़ें, इनमें ग्लेशियर भी पाए जाते हैं, इनसे नदियाँ भी निकलती है, ये सारी आपकी हिमालय पर्वत की विशेषताएं हैं। इस कारण हिमालय पर्वत को पर्वतों का क्या कहा जाता है? राजा कहा जाता है। सभी पर्वतों का राजा किसे कहा जाता है? हिमालय पर्वत को। ठीक, प्राकृतिक रूप से सबसे संपन्न पर्वत कभी पूछ ले तो याद रखिएगा, हिमालय पर्वत प्राकृतिक रूप से दुनिया का सबसे संपन्न पर्वत है। ठीक है, इसमें सब सारी चीज़ों का विस्तार है। इस पे दर्रे में भी है, इसमें दर्रे भी हैं, इसमें ग्लेशियर भी हैं, इसमें पर्यटक स्थल भी हैं, ठीक है। इनसे नदियों का उद्गम भी होता है, इसे नदियाँ काट कर भी बहती हैं। ये सारी चीज़ें हिमालय पर्वत में विस्तृत है। तो ये प्राकृतिक का सबसे सुंदर दृश्य है हिमालय पर्वत। इस कारण इसे पर्वतों का क्या कहा जाता है? राजा कहा जाता है। ठीक, तो पर्वतों का राजा किसे कहा जाता है? हिमालय पर्वत, याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं कि हिमालय पर्वत में कुल कितनी श्रेणियाँ पाई जाती हैं। तो मैंने कई बार ये जिक्र किया है पीछे की वीडियो में कि हिमालय पर्वत में मुख्यतः 3 श्रेणियां पाई जाती हैं। इन्हीं 3 श्रेणियों से मिलकर बना है आपका हिमालय, जिसे हम मुख्य हिमालय का भाग कहते हैं। ठीक, जो कि ट्रांस हिमालय और तिब्बत के पठार के दक्षिण में विस्तृत है। कौन कौन सी श्रेणियां हैं तो याद रखिएगा, बृहद या महान हिमालय, मध्य या लघु हिमालय, शिवालिक या बाह्य हिमालय। ये जो सब काला काला आप देख रहे हैं, ये काला काला जो पर्वत देख रहे हैं, इसे हम हिमालय पर्वत की बृहद हिमालय या महान हिमालय की श्रेणी कहते हैं। बृहद या महान हिमालय की श्रेणी, जो सबसे ऊपर काला काला दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? बृहद या महान हिमालय। ठीक, बृहद या महान इसलिए कहते हैं क्योंकि हिमालय पर्वत का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पर्वत है, और सबसे अधिक चौड़ाई भी है, सबसे अधिक इसकी ऊंचाई भी है, और सबसे अधिक इसकी लंबाई भी है। इस कारण इसे बृहद या महान हिमालय कहा जाता है। दूसरा जो हिमालय है उसे हम मध्य या लघु हिमालय कहते हैं। बृहद हिमालय से छोटा है, कम लंबा है, चौड़ाई भी कम है, ऊंचाई भी कम है, किसकी? मध्य हिमालय की। इस कारण इसे लघु हिमालय भी कहते हैं। और दोनों पर्वत श्रेणियों के मध्य में विस्तृत है, शिवालिक और बृहद के, इस कारण इसे मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो बीच में जो श्रेणी है, ये जो लाल लाल आप देख रहे हैं, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मध्य या लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है। फिर जस्ट मध्य हिमालय के दक्षिण में आते हैं तो एक पर्वत श्रृंखला विस्तृत है, जिसे हम क्या कहते हैं? शिवालिक रेंज, शिवालिक पर्वत श्रेणी। शिवालिक पर्वत को हम क्या कहते हैं? बाह्य हिमालय के नाम से जानते हैं, क्योंकि शिवालिक पर्वत श्रेणी जो शिवालिक हिमालय है, ये हिमालय का सबसे बाहरी भाग है। इस कारण इसे बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये हिमालय पर्वत का सबसे छोटा, सबसे कम ऊंचा और सबसे कम लंबा, सबसे कम चौड़ा वाला भाग है। सर्वाधिक लंबा ऊंचा चौड़ा कौन सा है? आपका बृहद हिमालय। और सबसे कम लंबा ऊंचा चौड़ा आपका शिवालिक हिमालय। ठीक, और मध्य हिमालय लघु का काम करता है, इस कारण इसे लघु हिमालय भी कहते हैं। और शिवालिक हिमालय बाहरी पोर्शन, इस कारण इसे बाह्य हिमालय कहते हैं। तो ये हैं इसकी मुख्यतः 3 श्रेणियाँ, जिनके बारे में हम कल से पूरे डिटेल के साथ पढ़ाई करेंगे। ठीक, आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर अब आगे बढ़ते हैं। इसकी एक विशेषता और है हिमालय पर्वत की। आपने सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियों का नाम सुना होगा। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जब यूरेशियन प्लेट थी, तो ये यूरेशियन प्लेट में प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र आपकी यूरेशियन प्लेट की नदियां हैं। ये यूरेशियन प्लेट में प्रवाहित होती थी। ठीक, और तब इंडिक प्लेट आपकी नीचे थी, इंडिक प्लेट टकराई नहीं थी यूरेशियन प्लेट, तब भी ये तीनों नदियां बहती थी। तो मैं कह सकता हूँ कि सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये जो नदियाँ भारत में बहती हैं, ये तीनों की तीनों नदियाँ आपके हिमालय पर्वत से प्राचीन नदियाँ हैं। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र हिमालय से प्राचीन नदियां हैं, जो कि यूरेशियन प्लेट में प्रवाहित होती थीं।
ठीक, कौन कौन सी नदियाँ? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियाँ हिमालय पर्वत से प्राचीन नदियाँ हैं। ये पहले हिमालय पर्वत से पहले भी प्रवाहित होती थी जब हिमालय पर्वत नहीं था। तो ये किस प्लेट में बहती थी? तो यूरेशियन प्लेट में प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं ये, जो कि हिमालय से प्राचीन नदियाँ हैं। जब हिमालय का निर्माण हो गया, दोनों प्लेटों के टकराने से जब हिमालय का निर्माण हो गया, तो ये नदियाँ हिमालय पर्वत को काट कर बहती हैं। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी नदियाँ हिमालय पार की नदियाँ हैं, जो हिमालय को पार करके, हिमालय को काट करके या हिमालय को नाक करके आती हैं? तो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र ये हिमालय से प्राचीन नदियाँ और भारत की सबसे प्राचीन नदियों में इनकी गिनती की जाती है। और किस प्लेट की नदियाँ ये? यूरेशियन प्लेट। उद्गम कहाँ से होता है तीनों का? तो मानसरोवर झील के किसी भिन्न भिन्न स्थानों से इनका उद्गम होता है। ठीक, तो ये यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई। अब आगे सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, जब हिमालय पर्वत निर्मित हो गया तो इनके बहाव क्षेत्र में, इनके प्रवाह की दिशा में बाधा उत्पन्न होने लगी, क्योंकि पहले जब ये बहती थी तो कोई पर्वत नहीं था। लेकिन जब यहाँ पास इंडिक प्लेट टकरा गई, यहाँ पास जब आपकी इंडिक प्लेट आ गई, तो यहाँ पास किसका निर्माण हो गया? हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। तो इन तीनों नदियों के बहाव क्षेत्र पर, इनके प्रवाह के स्थान पर बाधा उत्पन्न होने लगी। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियों के प्रवाहित क्षेत्र पर यानी अपवाह क्षेत्र पर बाधा उत्पन्न होने लगी। तो आपको पता है कि नदियां अपना मार्ग स्वयं बना लेती हैं। तो नदियों ने क्या किया कि इस विशाल पर्वतमाला को, हिमालय पर्वत को काट कर प्रवाहित होने लगी। मार्ग नहीं बदली, ये हिमालय को ही काटने लगी, हिमालय पर्वत को काट डाली। लगातार हजारों साल तक हिमालय पर्वत में जोर लगा कर प्रवाहित होते हुए ये हिमालय पर्वत को काट डाली और काटते हुए सकरी खाई का निर्माण कर दी, जिसे हम क्या कहते हैं? गार्ज कहते हैं। तो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र ऐसी तीन नदियां हैं जो हिमालय को पार करके, हिमालय को काट करके प्रवाहित होती हैं, और ये हिमालय से प्राचीन नदियां हैं जो कि यूरेशियन प्लेट का भाग है। ठीक, और ये हिमालय को काटकर किसका निर्माण करती है? तो सकरी खाई। जैसे समझिए, सकरी खाई गार्ज कहते किसे? गार्ज कहते किसे? तो मान लीजिए ये कोई पर्वत है और यहाँ से कोई नदी आ रही। अब यहाँ से ये इसका क्या है? प्रवाहित क्षेत्र। ये नदी का क्या है? प्रवाहित क्षेत्र। अब लगातार यहाँ पास ये नदी ऐसे बह रही है, लगातार ये नदी इस पर्वत से बह रही है। अब एक समय ऐसा आया कि इस पर्वत को कुछ दो भागों में इस प्रकार काट के अपना बीच में क्या बना ली? अपना बीच में रास्ता बना ली। तो यहाँ पास ये जो गैप बना, ये जो सकरी खाई का निर्माण हुआ, इस सकरी खाई को, दो पर्वतों के मध्य ये जो खाई बनी, इस खाई को ही हम क्या कहते हैं? दो पर्वतों के मध्य की सकरी खाई को ही क्या कहा जाता है? गार्ज कहा जाता है। ठीक, जब किसी एक पर्वत को नदी के द्वारा काट कर, उस मध्य वाले भाग को काट कर एक सकरी खाई का निर्माण कर दिया जाता है नदी के द्वारा, तो पर्वत बीच से कटकर नदी के निकलने का मार्ग दे देता है, उसी को हम गार्ज कहते हैं। और तीनों की तीनों नदियां आपकी, चाहे सिंधु नदी हो, चाहे सतलज नदी हो, चाहे ब्रह्मपुत्र, ये तीनों की तीनों नदियां हिमालय को काट कर एक विशाल सकरी खाई का निर्माण करती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? गार्ज कहते हैं। तो लिखा है ये नदियाँ हिमालय को काट कर सकरी खाई या गार्ज का निर्माण करती हैं। और वो गार्ज कौन कौन है? तो सिंधु नदी जब बृहद हिमालय को काट कर बहती है तो सिंधु नदी गार्ज का निर्माण होता है। सतलज नदी जब हिमाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है तो हिमालय को काट कर सतलज नदी गार्ज, ठीक है, सतलज नदी गार्ज, या इसी को लिपुलेख गार्ज के नाम से, इसी को सतलज नदी गार्ज के नाम से जाना जाता है। सतलज नदी गार्ज के नाम से इसे जानते हैं। ठीक, और ब्रह्मपुत्र नदी जब मानसरोवर से आते हुए अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है तो हिमालय पर्वत को काटकर ब्रह्मपुत्र नदी गार्ज, या इसी को दिहांग गार्ज के नाम से जाना जाता है, दिहांग गार्ज का निर्माण करती है। तो तीनों की तीनों नदियां हिमालय पर्वत को काटकर सकरी खाई बनाती है, अपने प्रवाह वाले मार्ग को विस्तृत करती हैं। ठीक, तो याद रखिएगा इन तीनों नदियों के बारे में। ठीक, अब कौन कौन सी नदियाँ इस हिमालय पर्वत से उद्गमित होती हैं? तो सबसे लंबी नदी है भारत की गंगा नदी, दूसरी है यमुना नदी, तीसरी है काली नदी, चौथी है गंडक नदी, पांचवी है कोसी नदी और छठवीं है तीस्ता नदी।
ठीक, मुख्यतः कौन कौन सी नदियाँ आपके इससे उद्गमित होती है? तो गंगा, यमुना, काली, गंडक, कोसी, तिस्ता। ठीक, ये नदियाँ आपके किससे उद्गमित होती हैं? तो हिमालय पर्वत में पाए जाने वाले ग्लेशियरों से, हिमनद से इनका उद्गम होता है, जिसके विषय में हम नदी में चर्चा करेंगे। ठीक, तो यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इतना जो हमने अभी तक क्लियर किया, ये पूरा का पूरा हिमालय पर्वत की क्या थी? विशेषता थी। अब आइए कुछ चीज़ें हम समझ लेते हैं जिसके बारे में मैंने शायद पहले डिस्कशन भी किया था। हमारा हिमालय पर्वत में 3 श्रेणियाँ विस्तृत है। हमारे हिमालय पर्वत में कितनी श्रेणियों का विस्तार है? तो 3 श्रेणियाँ, बृहद हिमालय, मध्य या लघु हिमालय और तीसरा है शिवालिक या बाह्य हिमालय। अगर इन तीनों श्रेणियों की बात की जाए तो यहाँ पास मैंने कुछ बना के रखा है, आप देख सकते हैं। ये हैं 3 श्रेणियाँ, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। इन तीनों की तीनों श्रेणियों के मध्य क्या पाया जाता है? गैप पाया जाता है। इन तीनों की तीनों श्रेणियों के मध्य गैप पाया जाता है। इन गैपों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक, मेरे कहने का मतलब कि अगर ये है आपका बृहद हिमालय, तो बृहद हिमालय के बाद जब आपका मध्य हिमालय स्टार्ट होता है तो यहाँ पास क्या स्टार्ट पाया जाता है? आपका गैप पाया जाता है। फिर जब मध्य हिमालय स्टार्ट होता है, मध्य हिमालय के बाद जब शिवालिक हिमालय स्टार्ट होता है तो यहाँ पास क्या पाया जाता है? गैप पाया जाता है। ठीक, और यहाँ साइड मैंने बताया था, यहाँ पास क्या है आपका? ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियाँ, और यहाँ पास भी क्या विस्तृत है? आपके गैप पाया जाता है। ठीक, तो ये है ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय, यानी ये मुख्य हिमालय की श्रेणियाँ हैं। इसके मध्य जो गैप पाया जाता है उसे हम ITSZ, इंडो सांको सचर जोन कहते हैं, और इसके बारे में मैंने बहुत बार आपको बता चुका है पिछली वीडियो में। आगे बढ़ते हैं। ये है हिमालय पर्वत की 3 मुख्यतः श्रेणियाँ, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। जिसमें बृहद हिमालय और मध्य हिमालय को अलग करने वाले क्षेत्र को, अलग करने वाली घाटी वाले क्षेत्र को से हम क्या कहते हैं? MCT। MCT का मतलब होता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक, मुख्य केंद्रीय दरार, इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? मुख्य केंद्रीय दरार। इसे हम क्या कहते हैं? मुख्य केंद्रीय दरार। MCT का फुल फॉर्म होता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जो बृहद और मध्य हिमालय के मध्य है। तो पूछा जाए कि मुख्य केंद्रीय दरार क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो मुख्य केंद्रीय दरार क्षेत्र मेन सेंट्रल थ्रस्ट का क्षेत्र बृहद हिमालय और मध्य हिमालय को अलग करने का कार्य करता है। इन दोनों के मध्य में पाया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य और हिमालय, मध्य को हम लघु हिमालय कहते हैं और शिवालिक को बाह्य हिमालय कहते हैं। तो मध्य या लघु हिमालय और शिवालिक या बाह्य हिमालय के मध्य ये जो गैप पाया जाता है, जो इन दोनों पर्वतों को अलग कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं? मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट, यानी मुख्य सीमा का दरार, मुख्य सीमांतरी दरार, मेन बाउंड्री फॉल्ट, मुख्य सीमांतरी दरार, मुख्य सीमांतरी दरार। ठीक है, फॉल्ट का मतलब भी गैप होता है। ठीक है, तो मुख्य सीमांतरी दरार, मेन सेंट्रल थ्रस्ट यानी मुख्य केंद्रीय दरार आपके बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य, और मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को अलग करने वाले दरारी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? मेन बाउंड्री फॉल्ट, यानी मुख्य सीमांतरी दरार, मुख्य सीमा के अंदर स्थित दरार। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं कि शिवालिक हिमालय के बाद मैंने बताया कि इस क्षेत्र पर ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? आपका गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का मैदान।
हिमालय के दक्षिण में पूर्णतः गंगा यमुना के गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र के मैदान का विस्तार है। उत्तर में ट्रांस हिमालय और तिब्बत के पठार का विस्तार है। तो हम नीचे की बात कर रहे हैं कि जब ये हिमालय समाप्त होता है तो हिमालय समाप्त होने के बाद गंगा यमुना का मैदान आ जाता है। तो गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र के बाद ये है मैदान, ठीक। अब मैदान को हिमालय से अलग करने वाले दरारी क्षेत्र को हम HFF कहते हैं, यानी हिमालयन इसे हम क्या कहते हैं, शिवालिक। और ये है आपका मैदानी क्षेत्र। तो शिवालिक हिमालय को मैदानी क्षेत्र से, शिवालिक हिमालय को मैदानी क्षेत्र से अलग करने वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं हम, HFF, मतलब हिमालयन फॉल्ट। इसे क्या कहा जाता है, हिमालयन फॉल्ट। एक चीज छूट रही है कुछ इस पे, हिमालयन, 2 मिनट इसको मैं बताता हूं, ठीक है। तो आप इतना याद रखिए, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने HFF के बारे में बताया था। तो हिमालयन फॉल्ट यानी HFF ये किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो शिवालिक हिमालय और मैदानी हिमालय के मध्य में पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि ITSZ ट्रांस और बृहद हिमालय के मध्य पाया जाता है, MCT बृहद और मध्य हिमालय के मध्य पाया जाता है, मध्य और शिवालिक हिमालय के मध्य MBF पाया जाता है, और शिवालिक हिमालय और मैदानी क्षेत्र के मध्य HFF पाया जाता है। और ये चारों के चारों क्षेत्र क्या हैं, दरारी क्षेत्र, जो पर्वतीय क्षेत्रों को एक दूसरे से अलग करते हैं और मैदानी क्षेत्र को पर्वतीय क्षेत्र से अलग करने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने पूर्णतः हिमालय पर्वत की विशेषता को समझा, ठीक है। अगले पार्ट में हम बृहद हिमालय के बारे में पूर्णतः डिटेल से समझने का कार्य करेंगे, ठीक। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो इसको अच्छे से आप समझने का, अच्छे से लिखने का कार्य करिए और इस कंटेंट को ज़रूरतमंदों तक पहुँचाने का कार्य करिए, जिससे जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है, जो पैसा नहीं खर्च कर पा रहा है, वो अच्छे से अच्छे कंटेंट को YouTube में ही प्राप्त कर सके। धन्यवाद।